हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे कौन कौन इसके एग्जांपल हैं। तो दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो पेयर ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है? पेयर ऑफ चार्ज, आवेशों का जोड़ा होता है, जिसमें दोनों आवेशों की जो मैग्नीट्यूड होते हैं, वैल्यू होती है, वो सेम होती है और दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना, एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। तो द्विध्रुव क्या होता है? आवेशों का जोड़ा होता है जिसमें दोनों आवेश समान परिमाण के होते हैं और विपरीत प्रकृति के होते हैं, और इनके बीच की जो दूरी होती है, मध्य की दूरी होती है अत्यल्प। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में अपना NaCl है, जिसमें Na पर प्लस और Cl पर माइनस होता है, यानी दोनों तत्वों पर समान परिमाण का आवेश है और विपरीत प्रकृति का आवेश है। ठीक है, और इनके जो बीच की दूरी होती है वो अत्यल्प होती है। ठीक है, इसके अन्य एग्जाम्पल H2O, KCl, HCl, ठीक है ना, आदि हैं। और इसे अपन जब डेरिवेशन करेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक फिगर के रूप में प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो एक लाइन खींचते हैं जिसके दोनों एंड पर अपन चार्ज को रख देते हैं, और जितनी भी दूरियां अपन मेजर करेंगे, ठीक है ना, द्विध्रुव से दूरी अगर अपन मेजर करेंगे तो मिडल पॉइंट से मेजर की जाती हैं, और दोनों जो चार्ज हैं, दोनों आवेश हैं, उनके जो बीच की दूरी है उसे अपन 2a या इसके जगह पर कोई अन्य अपन प्रतीक यूज कर सकते हैं, जैसे कि 2d है, 2l है, या नॉर्मल केवल l या a कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हमने यहाँ पे दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a ली है। ठीक है ना। तो दोनों आवेश हैं वो समान परिमाण के होते हैं और प्रकृति में विपरीत होते हैं। ठीक है ना। द्विध्रुव एक आवेशों का जोड़ा होता है, दिमाग में यही रखना है आपको। ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रखी है और उसे अपन प्रेजेंट कैसे करते हैं। एक लाइन खींचकर जिसके दोनों सिरों पर -q +q चार्ज रखे होते हैं, बीच की दूरी कितनी होती है? 2a होती है, और जितनी भी दूरियां द्विध्रुव से मापी जाती हैं वो मध्य बिंदु से मापी जाती हैं। इसके बाद इससे रिलेट हेडिंग है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण जो अपना द्विध्रुव है उसमें से अपन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण लें, और उस आवेश के परिमाण के साथ दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है उस दूरी से उसे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें आंसर में जो मिलेगा वो द्विध्रुव आघूर्ण होगा। वो राशि क्या होगी? द्विध्रुव आघूर्ण होगी। तो अपने इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल, ठीक है ना, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो फॉर्मूला हो जाता है P = Q × 2a। ठीक है ना। यह एक सदिश राशि है, कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इसे सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, P वेक्टर = Q × 2a वेक्टर। ठीक है ना। और इसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, -q से +q की ओर होती है दिशा, -q से +q की ओर। ठीक है ना। और इसके मात्रक की बात करें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो जो यूनिट होता है वो होता है, फॉर्मूले से अपन क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज का जो यूनिट होगा वो कूलाम होगा, और डिस्टेंस का वो मीटर होगा। तो यूनिट हो जाता है अपना कूलाम × मीटर। ठीक है ना। ये SI यूनिट है। कौन सा यूनिट है? SI। ठीक है ना।
और इसका CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट होता है वो होता है डिवाई, डिवाई, ठीक है ना। 2 यूनिट है इसके, और डायमेंशन भी इसकी लिख सकते हैं विमा। तो आवेश की जो विमा होती है, आवेश की विमा लिखेंगे पहले, फिर दूरी की लिखेंगे। तो आवेश की A1T1 और दूरी की क्या होती है L1। तो A1T1 L1 ये इसकी विमाएँ होती हैं। क्या होती हैं? विमाएँ, ठीक है ना। इसके बाद 2 हेडिंग और इससे रिलेट हैं। द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पर, ठीक है ना। तो हेडिंग लिख लेते हैं, विद्युत विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डाइपोल के द्वारा अक्ष पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। और फिगर अपन हमें पता है एक लाइन खींचनी होती है बस डाइपोल के लिए। तो फिगर बनाते हैं। ये अपना डाइपोल हुआ, ठीक है। और इसमें ये अपना -Q चार्ज और ये अपना +Q चार्ज, और ये इसका मिडल पॉइंट हो गया। और टोटल डिस्टेंस हम शो करते हैं 2a से, ठीक है ना। -Q और +Q को अपन आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये अपना एक्सिस होगा। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव का अक्ष। तो ये अपना द्विध्रुव का अक्ष है, दोनों आवेशों से होकर जो लाइन पास आउट हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे C, डाइपोल को नाम दे देते हैं AB, और पॉइंट है अपना C। हमें एक्सिस पर कोई पॉइंट C सिचुएटेड है, ठीक है ना, स्थित है। और इस पॉइंट पर हमें द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन 2 आवेश हैं तो दोनों आवेशों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट C पर शो करते हैं। +Q का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। तो +Q का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ये बाहर की तरफ EV, ठीक है ना। और जो -Q है उसका विद्युत क्षेत्र होता है आवेश की तरफ। तो अपन C पे से आवेश की तरफ -Q की तरफ अपन एरो लगाएंगे। ये -Q का विद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है ना। इसे अपन वेक्टर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं और अपन मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसा अपन चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये EV वेक्टर है और ये EA वेक्टर है, ठीक है ना। और पॉइंट C पर हमें जो टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो इसके लिए अपन दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो E अक्ष पर हमें फाइंड आउट करना है। तो EA वेक्टर प्लस EV वेक्टर अपन लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद EA और EV की वैल्यू रखेंगे। तो अपने जो द्विध्रुव में दोनों आवेश हैं वो बिंदु आवेश हैं। कौन से आवेश हैं? बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमें पता है कितना होता है, KQ/R² होता है, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव का जो बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, KQ/R², ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और अपन शो करें, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो -Q से +Q की ओर होता है, P की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन EA और EV की वैल्यू रखेंगे। Q कौन सा है, माइनस वाला है, लेकिन अपन +Q लिखेंगे मैग्नीट्यूड के रूप में, और अपॉन में
डिस्टेंस की बात करें तो ओ से सी की डिस्टेंस आर है, ओ से सी की डिस्टेंस कितनी है आर, लेकिन हमें डिस्टेंस कितनी चाहिए ए से सी तक, तो ओ सी अपना आर है, ओ सी अपना कितना है आर, यहाँ तक ये आर दे रखा है, तो आर में ये वाला जो पार्ट है वो और ऐड करना होगा, ये आधा कितना होगा ए होगा, तो आर प्लस ए डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी का वर्ग आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सी से ए की तरफ आ रहा है, ये किधर आ रहा है सी से ए की तरफ, और पी जा रहा है ए से सी की तरफ, पी और ई ए की डायरेक्शन अपोजिट है, पी और ई ए की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस के पी कैप लगाएंगे, ठीक है ना। प्लस ई बी की बात करें अपन तो के क्यू अपॉन दूरी की बात करें, चार्ज तो सेम ही है, दूरी यहाँ पर बी से सी लेनी है, क्या लेनी है बी से सी, तो बी से सी दूरी लेनी है, तो अपनी जो दे रखी है आर, आर में से ये वाला पार्ट हमें घटाना होगा, ठीक है ना। ये कितना है ए, तो आर माइनस ए का होल वर्ग, ठीक है ना। और ई भी तो बी से दूर जा रहा है, पी भी ई बी की डायरेक्शन में, पी और ई बी की जो एरो हैं वो सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर अपन पी कैप लगाएंगे, ठीक है ना। इसे अपन सॉल्व करते हैं, के क्यू कॉमन आ रहा है और पी कैप भी कॉमन आ रहा है, तो के क्यू बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर -1 अपॉन आर प्लस ए का होल वर्ग बचेगा, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन आर माइनस ए का होल वर्ग बचेगा, और पी कैप अपना कॉमन आ गया, ठीक है ना। इसे अपन सॉल्व करते हैं, के क्यू एलसीएम दोनों ब्रैकेट आएंगे, आर प्लस ए का होल वर्ग आर माइनस ए का होल वर्ग, तो ये इसे सॉल्व करते हैं, ये आगे आएगा आर माइनस ए का होल वर्ग प्लस आर प्लस ए का होल वर्ग बरा और ब्रैकेट क्लोज करके पी कैप, ठीक है ना। इसके बाद इसे अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल वर्ग से ओपन करते हैं, तो के क्यू ये ए माइनस बी के होल वर्ग से ओपन होगा, ए वर्ग बी वर्ग माइनस के 2ab, ठीक है, और ये ए प्लस बी के होल वर्ग से होगा, तो इसे अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 4ar, ओपन करेंगे तो सब कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4ar बचेगा, ठीक है ना। नीचे अपन देखें एक ब्रैकेट में प्लस है एक में माइनस है, तो अपनी जो सर्व समीकरण लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, ठीक है ना, और होल वर्ग पहले से ही लगाएं, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके पी कैप। यहाँ पर अपन इस टर्म को अपनी सुविधा अनुसार दो भागों में बांट लेंगे, के क्यू गुणा 2a इंटू 2r, ठीक है ना। ये 4ar दे रखा था, ये हमने अपनी सुविधा के लिए दो भागों में बांट लिया है, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होल वर्ग पी कैप, ठीक है ना। यहाँ पर q गुणा 2a क्या हो जाता है p हो जाता है, q गुणा 2a क्या हो जाता है p, q गुणा 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो चूंकि मैं लिख सकती हैं q गुणा 2a इक्वल क्या हो जाएगा p हो जाएगा, तथा a स्क्वायर बहुत छोटी क्वांटिटी है, आर स्क्वायर थे आते हैं, ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर अपन यहाँ छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आर स्क्वायर रह जाएगा ब्रैकेट में, वो स्क्वायर की वजह से कितना हो जाएगा आर की पावर 4 हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं के पी इंटू 2r अपॉन आर की पावर 4 पी कैफ, यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल कर देंगे अपन, ठीक है ना, एक आर से एक आर क्या कर देंगे कैंसिल, तो कितना आर बचेगा यहाँ नीचे 3r बचेगा, ठीक है, वो अपन लिख सकते हैं, जो बचा है वो 2kp अपॉन आर क्यू डॉट पी कैफ, ये अपना ई अच्छा आ गया, ठीक है ना। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपनी आ गई है ये, इसे अपन मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो अपना कैप अपन हटा देंगे, तो यहाँ इसे लिख सकते हैं ई अक्ष बराबर 2kp अपॉन आर क्यू, 2kp अपॉन आर क्यू, ठीक है ना। ये अपना एक अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान है द्विध्रुव के अक्ष पर, इसे एक बार और समझ लेते हैं, थोड़ी हिंदी भी इसकी लैंग्वेज भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये अपना सबसे पहले डाइपोल बनाया,
एक लाइन खींची जिसके कोनों पर -q और +q आवेश रखे, ठीक है ना, और बीच की दूरी कितनी बताई 2a, ठीक है, और मध्य बिंदु O है। ये अपना डाइपोल है। तो सबसे पहले अपन इसी की लैंग्वेज लिखते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसके आवेश -q और +q है और मध्य की दूरी कितनी है 2a है। ये अपना पहला डैश हो गया। सेकंड डैश में हमें क्या फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्ष पर स्थित बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदुपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी लैंग्वेज आती है। ये ई अक्ष हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों आवेशों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं उनका अपने वेक्टर ऐड किया है, सदुपयोग किया है। ई ए की वैल्यू KQ/r² से लिखी है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ई ए की डायरेक्शन है वो P के अपोजिट है, क्योंकि ई ए आ रहा है C पॉइंट से A की तरफ। C पॉइंट से किधर आ रहा है A की तरफ। ये एरो लगा है, एरो, ठीक है ना। ये दिशा दे रखी है, ये दिशा ई ए की है और ये दिशा P की है। तो ये जो दोनों एरो हैं वो अपोजिट हैं, इसीलिए यहाँ माइनस के P कैप लिया है। लेकिन EV की जो डायरेक्शन है और P की डायरेक्शन है वो सेम है। P की डायरेक्शन और EV की डायरेक्शन सेम है, तो KQ/r² और P की डायरेक्शन के लिए हमें सेम है, तो P कैप प्लस का यूज़ करेंगे। यहाँ से अपने बस मैथमेटिकल सॉल्यूशन किया है, कैलकुलेशन किया है। KQ कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, P कैप भी कॉमन आ रहा है, बचा है जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर। इसे अपन फ्रैक्शन टाइप में सॉल्व करते हैं तो 4AR आता है ऊपर, और नीचे अपनी सर्वसंज्ञा लगी है, एक कोष्टक में प्लस है एक में माइनस, तो A वर्ग माइनस B वर्ग लग जाएगी, ठीक है ना। होल वर्ग पहले से ही लगा है। इसे अपन सुविधा के लिए दो भागों में डिवाइड करते हैं, 2a × 2r, q गुणा 2a P हो जाता है, और यहाँ पर a² बहुत छोटी क्वांटिटी है, अतः इसे अपन छोड़ देते हैं। तो r² की वजह से कितनी हो जाती है, r⁴ हो जाती है। यहाँ एक r कैंसिल हो जाएगी, तो ये अपना अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आ जाता है। इसके बाद सेम एक और डेरिवेशन है, वो है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, ठीक है ना, उसे भी अपन सॉल्व करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो दोबारा से अपन डाइपोल बनाएंगे, -q + q चार्ज होते हैं। अब हमें निरक्ष पर जाना है और एक पॉइंट P लेना है, ठीक है, C या P जो भी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु अपना वो होता है, इस पॉइंट से अपन जो निरक्ष होता है वो परपेंडिकुलर पॉइंट O से गुजरता है। तो अपन ये निरक्ष वाली लाइन खींचते हैं और यहाँ पर अपन एक पॉइंट लेते हैं C, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, -q और +q को इससे मिला देते हैं। विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है प्लस आवेश का, तो ये आउटवर्ड हो जाएगा। अपन इसे A और B पॉइंट मानते हैं, तो ये EV वेक्टर होगा, EV वेक्टर, ठीक है ना। और -q का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की ओर होता है, तो एरो लगाते हैं और ये हो जाएगा EA वेक्टर, ठीक है ना। ये पॉइंट C से -q + q जस्ट बराबर दूरी पर है, तो यहाँ अपन बराबर का साइन लगा सकते हैं कि ये बराबर है। तब ये बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे, ठीक है ना। इसके बाद अपन ये x एक्सिस बनाए हैं और ये अपना z बन रहा है, यहाँ पे z बन रहा है। ये क्या बन रहा है, z बन रहा है। तो एकांतर कोण होंगे, कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण। और एकांतर कोण के लिए एंगल कितना होता है, सेम होता है, ठीक है। और ये अपने करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला और ये वाला संगत कोण है, ठीक है। तो संगत कोण है तो ये भी बराबर होंगे, तो इसे अपन थीटा के द्वारा शो करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अपन पहले कंपोनेंट कर लेते हैं, घटक कर लेते हैं। ईवी वेक्टर को अगर एंगल की तरफ खींचेंगे तो क्या आएगा, कोण की तरफ खींचते हैं तो क्या आता है, कॉस आता है, ईवी कॉस थीटा। और ये ऊर्ध्वाधर दिशा में खींचेंगे तो क्या आएगा, ईवी साइन थीटा। ठीक है ना। इसी प्रकार अपन ई ए वेक्टर को खींचते हैं तो ई ए कॉस थीटा ई ए कॉस थीटा, और इस दिशा में खींचेंगे इसे तो ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा। ठीक है। और ये दूरी है ओ से सी की, वो आर है। ओ से सी की दूरी कितनी है, आर। ठीक है। और अपन पाइथागोरस प्रमेय से ए सी और ए बी भी ज्ञात कर सकते हैं। ए सी और ए बी, जो कर्ण होता है वो क्या होता है, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। अंडूड के अंदर कर्ण का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना, आधार कितना है, टोटल दूरी 2a होती है, तो ये हाफ a होगी और ये भी a होगी, तो ये आ जाएगा आधार और लंब का वर्ग a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सेम होगी। ठीक है ना। तो अपन जो लैंग्वेज लिखेंगे, पहले डाइपोल के बारे में माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके आवेश -q प्लस q है, बीच की दूरी 2a है। ठीक है ना। और फिर सेकंड एस में द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से निरक्ष पर r दूरी पर स्थित बिंदु C पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए अपन बिंदु C को A और B से मिला देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, -q का प्लस q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं फिगर से कि A और B से पॉइंट C बराबर दूरी पर है और A और B पर जो आवेश रखे हैं बराबर हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दोनों आवेशों के कारण बिंदु C पर वो सेम ही आएगा, सेम मैग्नीट्यूड में आएगा। तो EA बराबर EV। ठीक है। वो होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो KQ और डिस्टेंस दे रखी है R स्क्वायर, यानी इसे अंडूड वाली दूरी का वर्ग करेंगे तो अंडूड हट जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये दोनों समान है, इसे अपन E से शो कर सकते हैं, मान सकते हैं कि दोनों की वैल्यू E है। ठीक है ना। अब यहाँ से अपन जो कंपोनेंट किए हैं, घटक किए हैं, उन घटक की लैंग्वेज लिख देते हैं कि जो अपने देखो ई ए ई वी हमने बराबर निकल के आए हैं, तो ई वी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा बराबर हुए और इनके एरो भी एक ऊपर है एक नीचे है, तो मान में समान दिशा में विपरीत और एक ही लाइन में एक्टिव हैं, ये एक ही लाइन में क्रियाशील हैं, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है ना। ई वी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं क्योंकि बराबर मान में और दिशा विपरीत और एक ही लाइन में कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को नष्ट करते हैं। लेकिन जो अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं, क्षैतिज घटक हैं, उनके एरो कैसे हैं, समान है, उनके एरो कैसे हैं, समान, तो वो जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ जो पॉइंट C पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होता है, परिणाम विद्युत क्षेत्र जो प्राप्त होता है बिंदु C पर, वो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के थ्रू आउट मिलता है। हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज घटक है ना, उनके द्वारा मिलता है, तो अपन उन्हें ऐड करेंगे क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है और अपने ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल हो जाते हैं। तो ई निरक्ष आता है ना, ई निरक्ष वो आता है ई ए कॉस थीटा प्लस ई वी कॉस थीटा को ऐड करके। ठीक है ना। और ई ए ई वी सेम है तो यहाँ रख देंगे ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा हो जाता है 2e कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा। अब ई की और कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है, तो ई की वैल्यू तो अपने पास ये दे रखी है, कॉस थीटा की फिगर से निकाल लेते हैं, आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं 2 इंटू ई की KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है ना। इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है फिगर से, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार A है और कर्ण अंडूड वाली राशि है, तो A अपॉन अंडूड में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट वाली की पावर है 1 और ये अंडूड की पावर होती है हाफ। तो ये दोनों जो जब अपन सॉल्व करें टर्म हो जाते हैं, इनकी पावर हो जाएगी 1 और आधी पावर जो जुड़ जाएगी, तो 1.5 पावर हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी।
और Q गुणा 2A क्या हो जाता है, P हो जाता है। Q गुणा 2A क्या हो जाता है, P। तो ऊपर हो गया KP, ऊपर हो गया KP, और नीचे हमने जो सॉल्व किया तो एक पावर और आधी पावर जुड़कर 3/2 हो जाती है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है ना, इसकी पावर 1 है, ऑन रूट का मतलब होता है हाफ पावर। ठीक है, इसके बाद ए स्क्वायर बहुत छोटा होता है तो इसे अपन छोड़ देते हैं, ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, सो नेग्लिजिबल दिस टर्म। ए स्क्वायर को अपन नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, तो आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आता है ई निरक्ष बराबर KP अपॉन RQ। जो एक्सिस पर हमें फाइंड आउट हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे आधा है, क्योंकि वो क्या था 2KP अपॉन RQ, ये क्या है KP अपॉन RQ। तो ये हम इस प्रकार से निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। इसे भी अपन सदिश रूप में लिख सकते हैं, सदिश रूप में। ठीक है ना, तो इसे अपन द्वारा से फिगर में देखें तो P की जो डायरेक्शन होती है वो -Q से +Q की ओर होती है, P की डायरेक्शन जो एरो मैंने लगा दिया है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर है, ये एरो लगाया है उस तरफ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये P की डायरेक्शन है, तो अपोजिट है, तो क्या लगाएंगे अपन, -P कैप। तो ई निरक्ष वेक्टर बराबर KP अपॉन RQ -P कैप। इस प्रकार से हमें द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र मिल जाता है। और हमने रिलेशन भी देख लिया कि निरक्ष वाला आधा होता है अक्ष वाले से, तो अपन लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन ई अक्ष एंड ई एक्सिस एंड ई इक्वेटोरियल पॉइंट निरक्ष। ठीक है ना, इनमें अपन रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ई निरक्ष आता है वो अक्ष वाले का आधा होता है, तो ई अक्ष अपॉन 2 से फाइंड आउट हो जाता है। तो कभी कभी अपन डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं इसे। जब ई अक्ष दिया होगा तो उसका आधा करने से निरक्ष मिल जाएगा, और निरक्ष दिया है तो उसका दोगुना करने से अक्ष मिल जाएगा। द्विध्रुव से संबंधित एक हेडिंग और है, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलागुण ठीक है ना, बलागुण की बात करनी है, टॉर्क। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पहले शो करते हैं, उसमें अपन एक डाइपोल रखेंगे जिस पर हमें वैल्यू टॉर्क की फाइंड आउट करनी है। तो अपन विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, ये अपना विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, इसे अपन ई वेक्टर से शो कर देते हैं, और इसमें हमें द्विध्रुव रखना है अपना, ऑब्लिक टाइप रख देते हैं किसी एंगल पर। ये -Q और ये +Q इसके चार्ज हैं, इसे अपन AB नाम दे देते हैं, और बीच की दूरी 2A वेक्टर होती है। ठीक है, और इसके जो प्लस चार्ज पर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, F बराबर QE, और -Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, F बराबर -QE। ठीक है, थोड़ी सी अपन यहाँ रचना करते हैं, इसे अपन थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और इससे यहाँ से एक लंब खींचते हैं जो यहाँ पर मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें ये किया क्यों है, ताकि हमें दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए, जो इस डेरिवेशन में यूज होती हैं। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो 11th से ही पढ़ रहे हैं अपन। वो होता है बल गुणा बलों के मध्य की लंब दूरी, बलागुण बराबर होता है बल गुणा बलों के मध्य की लंब दूरी।
बलाघूर्ण, बलाघूर्ण बराबर बल गुणा बलों के मध्य की लंब दूरी, बलों के मध्य की लंब दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, लंब दूरी, ठीक है ना। तो बलागुण को अपन टॉ से शो करते हैं, फोर्स को अपन एफ से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो ये फोर्स और ये फोर्स इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी BC, ठीक है ना। तो BC हमें लिख देनी होगी। इसके बाद अपन फोर्स की बात करें, दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में, तो अपन F बराबर QE लिख लेते हैं। F बराबर दे रखा है QE, दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन फिगर से निकाल सकते हैं, चित्र की ज्यामिति से, ठीक है ना। तो ये कर्ण दे रखा है और हमें लंब ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये डाइपोल थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो लंब होगा वो BC होगी, तो अपन साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण, तो लंब दे रखा है BC, कर्ण दे रखा है 2A, तो BC की वैल्यू आती है 2A साइन थीटा, जिसे अपन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे F और BC की वैल्यू, तो टाउ इक्वल आता है F की वैल्यू QE, ठीक है ना, और 2A साइन थीटा, और हम जानते हैं Q गुणा 2A क्या हो जाता है P, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाइड होने वाला टॉर्क का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके अपन वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। तो यूनिट यहाँ से लिख सकते हैं, फोर्स का यूनिट, और दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। तो यूनिट की बात करें अपन, वो होता है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है ना, जूल इसे अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी डायमेंशन भी वही होगी, डायमेंशन M1 L1 T-2, और डिस्टेंस की क्या होती है, ये बल की लिख ली, और दूरी की L1, तो वर्क जैसी इसकी क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी M1 L2 T-2, ठीक है ना। ये राशि सदिश है, राशि कैसी है, सदिश, राशि सदिश है, तो इसकी दिशा भी होगी, दिशा होती है जो अपना दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम है, उससे अपन इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती पेंच नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। साइन हटाने पर P और E में क्रॉस लगा सकते हैं अपन, तो टाउ वेक्टर बराबर आएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है ना। अपन दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर बराबर PE साइन थीटा डॉट n कैप, यहाँ लंबवत इकाई सदिश है जो टाउ वेक्टर की दिशा को व्यक्त करता है, जो दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम से दी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी अपन 2 क्वेश्चन और हैं कि यहाँ पर केस बन जाते हैं, अगर ये अपना डाइपोल है, इसमें इस प्रकार रखा है -Q + Q, तो एंगल कितना होगा, -Q से P + Q की और P होगा और E होगा, तो P और E सेम डायरेक्शन में होंगे, तो एंगल 0 हो जाएगा। इसे अपन ऐसे रख देंगे, -Q इधर है +Q इधर है, तो 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा P और E में, और इसे ऐसे रख देंगे तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा -Q + Q में, -Q + Q, ये वो P हो गया और वो E हो गया, तो P और E में जो एंगल है वो अपन देख सकते हैं और इसमें रखकर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो ये मैक्सिमम होता है वो 90 डिग्री पर होता है, क्योंकि साइन का जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आता है वो 90 पर आता है, तो टाउ बराबर P मैक्सिमम हो जाता है कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर, ठीक है ना। इसके बाद बात करें अपन बल की, तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स होता है -Q + Q कैंसिल हो जाएगा, -QE + QE, तो टोटल फोर्स 0 होता है, ठीक है ना। लेकिन बलागुण टाउ बराबर P साइन थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद अपन ये अपने द्विध्रुव से संबंध सारी हेडिंग हो गई है, इसके बाद अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इन्हें समझने में आपको कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है ना।